चमकीला एक म्यूजिकल बायोपिक ड्रामा है। ये कहानी धनी राम उर्फ अमर सिंह उर्फ चमकीला की है। उसके नाम की तरह उसके गाने भी अतरंगी मिजाज के थे। पंजाब में लोग उसे जितना चाहते थे उतना ही उससे नफरत भी करते थे। भले ही उसके गाने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में हो, उसमें फूहड़ता हो या लोग उसे अश्लील कहें, पर सच्चाई तो ये है कि सभी उसका गाना चाव से सुनते थे। ऐसे ही उसके रिकॉर्ड पंजाब में बेस्ट सेलिंग नहीं रहे। इसके बावजूद उसे अपने बेबाक लिरिक्स की वजह से भयानक खामियाजा भुगतना पड़ा। चमकीला का बचपन ऐसे माहौल में गुजरा जिसमें गरीबी, पारिवारिक कलह और गाली गलौज भरी हुई थी। यही सब सुनते सीखते उसका बचपन गुजर रहा था। एक दिन उसने स्कूल में गालियों से भरी पोएट्री लिख दी। हालांकि तब उसे गालियों की समझ नहीं थी, पर शब्दों की जुगलबंदी अच्छी लगी तो लिख दिया। उस दिन मास्टर जी ने उसे बुरी तरह पीटा। गालियों का मतलब पूछने पर माँ भी पीटा करती है। बड़ी विडंबना है। जब ये इतनी बुरी चीज है तो लोग बोलते ही क्यों हैं? चमकीला आज जो है और जैसे गाने लिखता है, ये सब उसने उसी समाज से सीखा है जहां उसकी परवरिश हुई थी। वहीं से सब देखा और समझा है। केसर सिंह उर्फ टिक्की नशे में अक्सर ये दावा करता है कि अगर वो ना होता तो आज भी चमकीला लुधियाने के कपड़ा मिल में जुराबे बना रहा होता, पर रह रह कर उसे गालियां भी देता है। चमकीला धोखेबाज था, समय के साथ बदल गया। सन 1977 जब टिक्की जितेंद्र जिंदा के अखाड़े में ढोलक बजाया करता था, तब पहली बार चमकीला उससे मिलने आया था। वो सिंगर बनना चाहता है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसे एक बार जितेंद्र जिंदा से मिलवा दें। इसके लिए वो उसका यह एहसान कभी नहीं भूलेगा। आज भले वो कुछ नहीं है, पर कल एक स्टार होगा और उसे याद रखेगा। उस नौजवान का कॉन्फिडेंस देखकर टिक्की ने उसे एक दिन जितेंद्र जिंदा से मिलवा ही दिया। जब जिंदा ने उसके हाई पिच गाने और उससे भी अनोखे उसके गानों के बोल सुने तो इम्प्रेस होने के अलावे उसके पास कोई चारा नहीं बचा। हालांकि जिंदा ने उसे अपने दफ्तर में लगा तो लिया, पर उसके टैलेंट की कदर नहीं की। उसने अखाड़ों पर उसे गाने का मौका कभी नहीं दिया, बल्कि एक नौकर बनाकर रखा। उस्ताद बनकर उसने चमकीला का बड़ा फायदा उठाया। चमकीला के लिखे गाने जिंदा अपने नाम पर गाया करता है, पर किस्मत हुनर को एक मौका जरूर देती है। चंडीगढ़ में एक अखाड़े के दौरान जिंदा समय पर नहीं आया। भीड़ बेसब्र थी और इंतजार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अगर और थोड़ी देर तक गाना बजाना शुरू नहीं हुआ तो लोग लठ लेकर स्टेज पर चढ़ाएंगे। कुछ भी करके जिंदा के आने तक पब्लिक को शांत रखा जाए। टिक्की ने कहा कि इस नए लड़के को भेज दो, ये तुम्बी भी बजाता है और आजकल जिंदा के सारे गाने यही लिखता है। पर फीमेल सिंगर ने जिंदा के नौकर के साथ गाने से मना कर दिया। अकेले ही उसे स्टेज में उतरना पड़ा। स्टेज के लिए किसी आर्टिस्ट का इंटरेस्टिंग नाम होना जरूरी है। केवल अमर सिंह नाम से काम नहीं बनेगा। ऑर्गेनाइजर ने उससे उसके पिंड या गोत्र का नाम पूछा। उसने बताया संदीला, पर ऑर्गेनाइजर ने सुना चमकीला और यहीं से उसका नाम पड़ गया अमर सिंह चमकीला। हालांकि टिक्की को लगा था कि कौन सा लोग यहाँ उसका नाम याद रखेंगे। जो बोल दिया सो बोल दिया। लेकिन पहली बार जब लोगों ने चमकीला को सुना तो एक बार में ही उसके दीवाने हो गए। स्टेज में रंग जमते ही फीमेल सिंगर सोनिया ने भी उसे ज्वाइन कर लिया। जुगलबंदी होते ही भीड़ में जोश भर आया। अब वे जिंदा को नहीं बल्कि चमकीला को सुनना चाहते थे। जिंदा के आने पर भी लोग चमकीला का ही नाम चिल्लाने लगे। इस बात से जिंदा को तकलीफ तो बहुत हुई, पर सबके सामने इस चिढ़न को उसने अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया। कुछ दिनों बाद चमकीला को पता चला कि जिंदा कनाडा चला गया। उसे वहां प्रोग्राम के अच्छे ऑफर मिले थे। उसने ग्रुप के केवल कुछ लोगों को अपने साथ लिया और बाकी को खबर तक लगने नहीं दी। फीमेल सिंगर सोनिया कहती है कि जिंदा ने सबको धोखा दिया है, पर टिक्की को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि जिंदा ने टिक्की से वादा किया था कि उसे कनाडा जरूर लेकर जाएगा। पासपोर्ट नहीं है तो क्या हुआ, राशन कार्ड तो है। बेचारे टिक्की को जिंदा ने अच्छा चूना लगाया। ये चमकीला के लिए एक मौका था। सोनिया का हस्बैंड कश्मीरी लाल एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है। वो चाहता है कि अब नया डुएट सोनिया और चमकीला का होगा। ऐसे भी उस दिन भीड़ जिंदा नहीं चमकीला डिमांड कर रही थी। उसके लिखे गाने अब उसके अपने नाम से बिका करेंगे। पर इस तरह जिंदा की जगह लेना चमकीला को खटक रहा था। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर ये नहीं करेगा तो फिर से उसी मिल में जुराबे बनाएगा।
परिवार वैसे ही गरीबी में जिएगा जैसे अब तक जीता आया है। चमकीला ने स्टेज में परफॉर्म करने के चक्कर में अपने बाल भी कटवा लिए थे। जब बाप ने पकड़ लिया और डांट पड़ी तो उसने अब तक जितने पैसे कमाए थे सब बाप को थमा दिया और कहा कि इसी दिन के लिए पैसे बचा कर रखे थे और वादा किया कि इससे भी ज़्यादा पैसे लाएगा। अब पुराने दिन चले गए, अब तू अंग्रेजी पिएगा। इसके बाद सोनिया और चमकीला के छोटे छोटे अखाड़े शुरू हुए, कभी शादियों में तो कभी बरगद के नीचे। अब तो रिकॉर्ड्स भी बिकने शुरू हो गए हैं। शुरू में यकीन ही नहीं हुआ कि उसके गाने भी दुकान में बजने लगे हैं, लेकिन अब भी वो फेमस नहीं हुआ था और ना ही उसे उसके काम के सही पैसे मिल रहे थे। गाने उसके, धुन उसकी, पर प्रोड्यूसर आधे से ज़्यादा पैसे क्यों रख लें। टिक्की ने चमकीला को उसके हक के जायज पैसे दिलाने का वादा किया, पर उसने प्रोड्यूसर से ऐसे अंदाज में बातें की कि उसका गुस्सा फूट पड़ा। बात केवल हिस्सा बढ़ाने की थी, पर प्रोड्यूसर ने जात की गाली दे दी। उसे लगा था कि वो काम नहीं दिलाएगा तो चमकीला भूखों मर जाएगा, पर ऐसा तो हरगिज नहीं होने वाला था। चमकीला को मालूम है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, उन्हें किस चीज़ में मजा आता है। चमकीला वो दे सकता है जो लोग चाहते हैं। इसके लिए उसे किसी दलाल की जरूरत नहीं है। वो फुटपाथ पर ही बोर्ड लगाकर बैठ गया और फोन नंबर एक मिठाई की एक दुकान का दे दिया। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब उसे उसके काम की इंक्वायरी आनी शुरू हो गई। एक नई सिंगर के साथ उसने अखाड़ा शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग जानने लगे और काम भी बढ़ता गया। जब काम बढ़ गया तो इसे संभालने के लिए दफ्तर की जरूरत पड़ी। पुराने प्रोड्यूसर कश्मीरी लाल के दफ्तर से अच्छा कौन सा दफ्तर होगा। सोनू ने मकान मालिक से उसका दफ्तर किराए पर ले लिया। वैसे भी कश्मीरी लाल ने महीनों से किराया नहीं भरा था। कुछ दिन पहले उसने इसी दफ्तर से उसे गालियां देकर निकाला था। आज प्रोड्यूसर का खुद का सामान बाहर पड़ा है। सबको लगता है कि चमकीले ने उससे अच्छा बदला लिया, पर चमकीला का ध्यान इन छोटी मोटी चीज़ों पर नहीं था। उसकी असली टेंशन तो ये थी कि हर कुछ एक प्रोग्राम के बाद उसे नई सिंगर ढूंढनी पड़ती है। उसके पास कोई परमानेंट फीमेल सिंगर नहीं है जो उनके अखाड़े से हमेशा जुड़ी रहे। तभी एक दिन एक आदमी उनके दफ्तर आया। उस आदमी की बेटी भी एक सिंगर है, पर उसकी पहली इंक्वायरी ये है कि चमकीला कुंवारा तो नहीं है। कहीं दोनों चक्कर में पड़ गए तो दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से हर चीज उसे एग्रीमेंट पेपर पर चाहिए और पैसे एडवांस में मिलना जरूरी है। एक नई सिंगर अमरजोत अब उनके साथ लग गई है, पर दिक्कत यह है कि हर वक्त उसका भाई उसके साथ बॉडीगार्ड की तरह चिपका रहता है। ऐसे में वो खुलकर गा नहीं पा रही है। दोनों की हाई पिच आवाज मैच करती है, पर साथ में रियाज की जरूरत है। साथ में लड़की का जो शहरी एक्सेंट है उसे भी तोड़ना होगा, पर गाती अच्छा है। जब वे दोनों पहली बार साथ एक प्रोग्राम के लिए आए तो ऑर्केस्ट्रा में गोली चल गई। मजबूरन प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। किसी ने कह दिया कि नई सिंगर ही बैड लक है। अमरजोत ने यह सुन लिया तो उदास हो गई। उसका दिल बहलाने के लिए चमकीला ने कहा कि अच्छा ही हुआ, अगले अखाड़े तक वे 2-4 गाना और तैयार कर लेंगे। आज अखाड़ा कैंसिल हो गया है तो क्या हुआ, एक दिन आएगा जब हम अखाड़े कैंसिल करेंगे। तब अमरजीत कहती है कि कैंसिल क्यों करेंगे, जब काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी हम अखाड़ा कैंसिल नहीं करेंगे। दोनों को संगीत का शौक है। वे इसलिए नहीं गाते हैं कि पैसा कमाना है, बल्कि इसलिए गाते हैं कि उन्हें यही काम आता है और वे इसे जान से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग किसी के रोके नहीं रुकते, और यही हुआ भी। दिन ब दिन सोच की संख्या बढ़ने लगी। एक भी शो ऐसा नहीं है जिसे उन्होंने मना किया हो। अखाड़े पर अखाड़े और एल्बम पर एल्बम आने शुरू हो गए। जोड़ी हिट थी। एक साथ काम करते करते उनमें प्यार भी पनपने लगा है। जब अफवाहें उड़ने लगी तो अमरजोत के बाप ने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। उसे पहले ही शक था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए उसने शुरू में ही पूछा था कि क्या चमकीला कुंवारा है। अगर दोनों शादी कर ले तो बेटी के पैसे पर कैसे हक मिलेगा। अभी अभी तो काम ने तेजी पकड़ी थी, फिर ये दिक्कत आ गई। जोड़ी को टूटने से बचाने का एक ही तरीका है। अमरजोत कहती है कि चमकीला उससे शादी कर ले। अगली रात टिक्की अमरजोत को लेने उसके घर आया। आधी रात वे चुपके से भागे और अगली सुबह चमकीला और अमरजोत की शादी हो गई। सब आनन फानन में हुआ। अपनी शादी में उसे पता चला कि उसके गाने फेमस तो हो गए हैं, पर लोग अब भी उसे नहीं पहचानते हैं। हिजड़े उसी का गाना गा रहे हैं, उसका नाम भी जानते हैं, पर पहचानते नहीं हैं। चमकीला के शादी की बात जब उसके गांव पहुंची
तो कुछ लोग उसे पीटने लठ लेकर आ गए। असल में चमकीला की शादी पहले ही एक महिला गुरमेल से हो चुकी थी। उससे उसे एक बच्चा भी है। उसने सबसे अपनी शादी की बात छुपाए रखी थी, यहाँ तक कि अमरजोत तक को नहीं बताया था। इस लिहाज से अमरजोत उसकी दूसरी पत्नी है। मामला पंचायत पहुंच गया, पर चमकीला बचपन में ड्रामे किया करता था। आज भी उसने अच्छा ड्रामा किया। अब पैसे बहुत थे उसके पास, तो न्याय खरीदना आसान हो गया। गांव के लोग तो उसी के पक्ष में थे। उसे कोई सजा तो नहीं मिली, पर पहली पत्नी और बच्चे का खर्च उठाना पड़ा। अमरजोत भी नाराज थी, पर अब जो होना था सो हो चुका है। वो वापस लौटकर उसी पुरानी कीचड़ जैसी जिंदगी में नहीं जा सकती हैं, और ना ही चमकीला वापस वहां लौट सकता है। अब वे साथ में फुल टाइम अखाड़े को दे सकते हैं। अखाड़ा जोरों पर चलने लगा। महीने में एक भी दिन खाली नहीं रहते हैं। पैसे भी खूब बरसने लगे हैं। उसने एक कार ले ली है। चमकीला के पिता को अपने बेटे पर गर्व है। हर रोज शराब के नशे में उस ठेकेदार के घर के बाहर हल्ला गुल्ला करता है, जिसके यहाँ वो कभी काम किया करता था। हर रोज बताता है कि अब वो उससे भी ज्यादा अमीर हो गया है। फिर आया साल 1984। ये पंजाब के लिए सबसे बुरा साल था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, प्रधानमंत्री की हत्या और फिर सिख दंगे। ऐसे हाल में सबको लगा कि अब नाच गाना सब बंद हो जाएगा। लोगों के पास राशन खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो कौन उनके रिकॉर्ड्स खरीदेगा। पर हुआ इसके ठीक उलट। यही संगीत की फितरत है। जब लोग दुखी होते हैं, तड़प रहे होते हैं, तब यही संगीत उन्हें उनके दुख से बाहर निकालता है। चमकीला पूरे पंजाब में छा गया। उसके अखाड़े जितने बड़े हिट थे, उसके एल्बम भी उससे बड़े हिट बन गए। कुछ बिके ना बिके, चमकीले के रिकॉर्ड्स बिकने ही थे। चमकीला के अलावे जैसे पंजाब में कोई दूसरा सिंगर है ही नहीं। सबकी डिमांड गिर गई। केवल एक ही सितारा छाया हुआ है। जाहिर सी बात है कि इससे दूसरे गायकों को जलन भी बहुत होती है। एक बार चमकीला को शहर में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उस महिला पत्रकार ने चमकीला से बड़े कठिन सवाल पूछे। उसने उसके गानों के अश्लील लिरिक्स और स्त्रियों के प्रति उसकी सोच से जुड़े कई तीखे सवाल पूछे। चमकीले के पास इसका सीधा सा जवाब है। वो वही गाने लिखता है जैसा लोग उससे डिमांड करते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो खत्म हो जाएगा। पर पत्रकार जैसे उसके पीछे पड़ गई थी। उसने चमकीला की आलोचना में कई कॉलम लिखे। अब तो पीठ पीछे कानाफूसी भी होने लगी है। घर परिवार में लोग भी बोलने लगे हैं। अमरजोत की बहनों ने तो हद कर दी। उसे पाठ पढ़ाने लगी कि चमकीला केवल उसका फायदा उठा रहा है। पर यह बात अमरजोत भी जानती थी कि जो भी समय है वो यही है। सितारे हमेशा नहीं चमकते। बाद में सोचने के लिए बहुत समय होगा। तब देखेंगे कि उन्होंने क्या सही किया, क्या गलत। अगर वे गंदे हैं तो समाज भी गंदा है। आखिर वही लोग तो हैं जो उनके गाने सुना करते हैं। अमरजोत की दादी भी खुद उन्हें सुना करती है। दूसरी औरतें भी सुनती हैं। ऐसे ही गाने तो शादियों में, फंक्शन में बजा करते हैं। एक अखाड़े में तो इतनी भीड़ जमा हुई कि लोग घरों की छत पर चढ़ आए। पर भीड़ इतनी थी कि छत टूट गई। वे पूरे पंजाब में छा गए हैं। सब कुछ सही चल रहा है। तभी एक दिन चमकीला के नाम 2 गुमनाम खत आए। इसमें चेतावनी लिखी है, ऐसे गाने गाना बंद कर दे, नहीं तो मारे जाओगे। पर उन्हें लगता है कि दूसरे सिंगर उन्हें डरा रहे हैं। भला गाने के लिए कोई कैसे किसी को मार सकता है। लेकिन तभी कोई आदमी उनके दफ्तर में ताका झांकी करते दिखा। डर से वे सभी दुबक गए। अगर सच में कट्टरपंथी हुए तो क्या होगा। बाद में उन्होंने उस आदमी का पीछा किया। वो कुछ तो पैम्पलेट जैसा बांट रहा है। उन्होंने बस इतना सुना कि वो डिपार्टमेंट का आदमी है। हालत और भी खराब हो गई। बस एक ही तरीका है पीछा छुड़ाने का, माफी मांग ले, पैसा खिला दे, बस जान छूट जाए किसी तरह। चमकीला उस आदमी को अपने घर ले गया और उसने उसके सामने ढेरों पैसे रख दिए। आज तक जो कमाया है सब ले जाओ। आज से वो गंदे गाने गाना बंद कर देगा। उस आदमी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बताता है कि उसका नाम स्वर्ण सिविया है और वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से है, किसी कट्टरपंथी संगठन से नहीं, जैसा कि वो समझ रहा है। पर सिविया ने देखा कि चमकीला की चिंता वाजिब है, तो उसे अमृतसर ले गया। वो कट्टरपंथियों को तो नहीं जानता है, पर धर्मगुरुओं से मिलवा देता है। चमकीला ने डर से कसम खा ली कि अब दोबारा हल्के गाने नहीं बनाएगा। वापस लौटने पर उसने अपने साथियों से कहा कि अब वे धार्मिक गाना गाएंगे। पर धार्मिक और चमकीला शब्द एक साथ बोलना भी अपराध है। कैसे मेल होगा।
पर जब चमकीला ने धार्मिक गाना लिखा तो इसने उसके खुद के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर तो अखाड़े भी धार्मिक गानों के होने लगे। उसने बाद में कई धार्मिक गाने भी लिखे जो हिट रहे। पर एक दिन जब वे अखाड़े में धार्मिक गाना गा रहे थे, लोगों ने पुराने गाने सुनने की फरमाइशें शुरू कर दी। कई अखाड़ों में तो उसने साफ साफ मना कर दिया कि अब वे ऐसे गाने नहीं गाते हैं। पर कब तक फरमाइशें ठुकरा पाता। एक दिन मन नहीं माना तो फिर से उसने पुरानी धुन छेड़ दी। पर उस पर कट्टरपंथियों की नज़र है। उसे धमकी और चेतावनी मिलती रहती है। जब पुलिस में शिकायत की तो डीएसपी भाटी उल्टा उसे ही धमकाने लगा, आतंकवादियों से उसके लिंक जोड़ने लगा। यहाँ आना तो बेवकूफ़ी थी। उसने हाथ जोड़े और चलते बना। हालत तो ये हो गई है कि अब कोई भी छोटा मोटा गुंडा कट्टरपंथियों के नाम पर वसूली करने आ जाया करता है, फिर बंदूक की नोक पर कुछ पैसे वसूल लेता है। जिंदगी डर के साए में कट रही है। पर चमकीला ने जैसे इसे एक्सेप्ट कर लिया हो। बस वो इतने में खुश है कि कल वो जहां था आज उससे बेहतर हालत में है। फिर एक दिन आया जब उन्हें भी जितेंद्र जिंदा की तरह अखाड़े के लिए विदेश बुलाया गया, बहरीन के बाद कनाडा। पर जिंदा की तरह वो भी टिक्की को कनाडा साथ नहीं ले गया। उसे टिक्की के इरादों की भनक लग गई थी, जैसे तब जिंदा को लग गई होगी। टिक्की वहां अपने पासपोर्ट फाड़ कर गुम हो जाने वाला था। उस दिन टिक्की ने नशे में चमकीला को खूब गालियां बकी, कहा कि तू मर जा। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। कनाडा के शोज भी हिट थे। पहली बार उसने देखा कि लड़कियां उससे फोटो खिंचवाने के लिए पागल हो रही हैं। ऐसा तो पंजाब में नहीं होता है। शो के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि आज जहां उनका शो होने वाला है, अमिताभ बच्चन का शो भी वहीं हुआ था। चमकीला का शो देखने इतने लोग आए हैं कि ऑडिटोरियम की सीटें कम पड़ गई। 1000 से ज़्यादा सीटें एक्स्ट्रा लगानी पड़ी। इतनी भीड़ तो अमित जी के शो में भी नहीं हुई थी। हालांकि इस बात से हर कलाकार को खुशी मिलनी चाहिए, पर चमकीला उदास हो गया। शायद उसे पता चल गया था कि उसकी प्रसिद्धि उसे ले डूबेगी। यहाँ भी संघ के कुछ लोग आ गए जो उसे उसके गंदे गानों के लिए चेतावनी दे रहे थे, पर उसने उन्हें इग्नोर कर दिया, जैसे उसने हसर कबूल लिया हो, जो होगा देखा जाएगा। बहुत साल से धमकियां मिल रही हैं, अब इसमें नया क्या है। पर इस बार धमकी दूसरी जगह से थी। शायद ये वही थे जिनका हाथ 1984 के स्वर्ण मंदिर कांड में था। हालांकि उसने यहाँ अपनी बात भी रखी। ऐसे गीत गाने वाला वही अकेला नहीं है। पंजाब में दूसरे सिंगर भी ऐसा ही गाते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा अश्लील। कहा कि अब उसने अश्लील गाने लिखने बंद कर दिए हैं। अब जब लोग ही डिमांड करते हैं तो वो पुराने गाने गा दिया करता है। पर यहाँ उसे अपनी बात रखने नहीं बुलाया गया था। उन्होंने उस पर 4 बंदिशें थोपी। पहला कि वो अश्लील गाने नहीं गाएगा, दूसरा शराब छोड़ना होगा, तीसरा मीट खाना भी छोड़ना होगा, और चौथा कि बीड़ी पीना भी उसे छोड़ना होगा। बेमतलब की पाबंदी है, जैसे उन्होंने उसे बर्बाद करने की सोच ली हो। शायद ये उसकी जात की वजह से है। बाकी सिंगर और उसके बीच सिर्फ फर्क इतना सा है कि वही अकेला दलित है। चमकीला ने सोच लिया था कि अब जो भी हो देख लेंगे। उसने वहां से निकलते ही चौथी शर्त तोड़ दी। उन्हीं के सामने बीड़ी निकाली और सुलगा दिया, जैसे वो उनकी पाबंदियों पर थूक रहा हो। इधर पंजाब में उसके खिलाफ बहुत बातें होने लगी थी। अपनी धौंस दिखाने के लिए कट्टरपंथी उसकी गाड़ी पर गोलियां चला रहे थे। इनकम टैक्स वाले स्वर्ण सिविया ने उसे कनाडा में फ़ोन मिलाया और बताया कि पंजाब में हालत बहुत ख़राब है। वो कुछ दिन वहीं रहे। थोड़ी दिनों की बात है, लोग सब भूल जाएंगे। फिर भी चमकीला वापस लौटा। अमरजोत और चमकीला दोनों ने फिर से प्रोग्राम शुरू कर दिया, पर इस बार थोड़ा फ़र्क है। उनके पुराने साथी डर से उनका साथ छोड़ गए हैं। फिर भी उन्होंने स्टेज शो में कोई कमी नहीं की। 365 दिन में 366 शो। इतना काम तो आज तक किसी को नहीं मिला था। कनाडा से आने के बाद अमरजोत दूसरी बार गर्भवती थी। डिलीवरी के बाद उन्होंने सोचा था कि खूब शोज करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन आखिरकार वो दिन आ गया जिसकी धमकी उन्हें कई सालों से मिल रही थी। 8 मार्च 1988 जब मेहसामपुर पंजाब में एक शादी के कार्यक्रम में उन्हें बुलाया गया। यहाँ स्टेज तैयार था और लोग भी जमा थे, पर उसी भीड़ में कुछ लोग राइफल छुपाए उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही चमकीला की गाड़ी रुकी, उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहली गोली अमरजोत के माथे पर लगी, फिर चमकीला और उसके दोनों साथी,
जो ढोल बजाते थे। उन्होंने तसल्ली की कि चमकीला जिंदा ना बचे, उसे गोलियों से भून डाला। बाद में कुछ लोग ट्रैक्टर में उन्हें अस्पताल ले गए और अस्पताल के बाहर लाश छोड़कर भाग गए। सबों को उन कट्टरपंथियों से डर लगता है, यहाँ तक कि पुलिस भी डरती है। हॉस्पिटल से उसके घर तक लाश ले जाने के लिए पुलिस ने मना कर दिया। बाकी सिंगर्स जो उन्हें कभी गालियां देते थे, आज वे भी उदास हैं, शायद इसलिए भी कि हत्या का शक कहीं उन पर ना आ जाए। टिक्की को लगता है कि उसकी बात चमकीला को लग गई। एक बार उसने उसे मर जाने की धमकी दी थी। जब चमकीला के बाप ने उसकी लाश देखी तो उसे यकीन नहीं हुआ। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उसका बेटा मर गया है। रात में एक पुलिस अधिकारी को उसके घर ड्यूटी पर लगाया गया। शुरू में वो चमकीला को केवल एक अश्लील सिंगर समझता था, पर उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद उसकी सोच बदल गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि जो धार्मिक गाने वो गाता और सुनता है वो चमकीला ने ही लिखे और गाए थे। पर जब चमकीला मरा तो वही लोग जो उसे दिन रात गालियां बकते थे, उसके परिवार के लोग जो उसे ताने कसते थे, उसके पैसे हड़पने के लिए वहां पहुंच गए। अंतिम संस्कार में ऐसे तस्वीरें खिंचाई जैसे किसी ट्रॉफी के साथ खड़े हों। चमकीला और उसके साथियों के हत्यारे कभी पकड़े नहीं गए। पुलिस ने इस पर पर्याप्त जांच नहीं की। उसे किसने और क्यों मारा, लोग बस अंदाजा लगाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।